हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसी भी एक्ट को डायरेक्ट के थ्रू पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम उसका रिवीजन एमसीक्यूज के फॉर्म में या एमसीक्यूज के थ्रू उसका अगर रिवीजन किया जाए तो वो थोड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी एक्ट्स हैं उनका रिवीजन एमसीक्यूज के थ्रू करें, जिससे एमसीक्यूज भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे और जो एक्ट है वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का बेयर एक्ट अपने साथ में लेकर बैठे, जिससे कि हम एमसीक्यूज सॉल्व करते वक्त बेयर एक्ट को भी पढ़ लें, तो हमारा उसमें से भी रिवीजन हो जाएगा और हमारा एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 दिस एक्ट इज़ इनेक्टेड टू। तो अब अगर हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का प्रीएम्बल देखें तो उसमें लिखा है एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सेकंड है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एक्सटेंड्स टू। इसका आंसर जो है वो सेक्शन 1 अगर हम देखेंगे एक्ट का तो वहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो आप सेक्शन 1 खोल कर पढ़िए, वहाँ पे जो सब सेक्शन 2 दिया है वहाँ पे इसका आंसर दिया है दैट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, द होल ऑफ इंडिया। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऑन विच डेट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू फोर्स। इसका आंसर भी हमें सेक्शन 1 में मिलेगा, सब सेक्शन 3 में, जहाँ पे दिया गया है शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें दो सवालों के जवाब मिल रहे हैं। पहला तो ये हमें बता रहा है कि इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या होगा, और दूसरा हमें बता रहा है कि इन्फोर्समेंट जो डेट होगी वो कौन नोटिफाई करेगा, कौन सी अथॉरिटी नोटिफाई करेगी। तो यहाँ पे हमें बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 जुलाई 1961। तो यहाँ हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी। फोर्थ है, डाउरी इंक्लूड्स सच प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच इज़। अब यहाँ पे हमें ये जानने के लिए कि डाउरी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी वैल्यूएबल सिक्योरिटी इंक्लूड हो रही है, हमें डाउरी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, और इसकी डेफिनेशन हमें दी है सेक्शन 2 में। तो ये कहता है, एक्ट डाउरी मीन्स एंड एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by one party to a marriage to other party to the marriage, or by the parents of either party to a marriage, or by any other person to either party to the marriage or to any other person at or before or any time after the marriage। तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है कि डाउरी या तो मैरिज के टाइम पे ये दी गई हो, या बिफोर दी गई हो, या फिर मैरिज के टाइम पे किसी भी समय दी गई हो। तो यहाँ पे डाउरी के अंदर इंक्लूड होता है प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, गिवन बिफोर द मैरिज एंड गिवन एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, द डेफिनेशन ऑफ डाउरी इंक्लूड्स। ये क्वेश्चन भी हमारा सेक्शन 2 से है। तो अगर हम डाउरी की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है। डेफिनेशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, वहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का नाम दिया है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो इसमें आती है, और प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आती हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये आंसर क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, बस इसमें जो है उन्होंने आगे का पार्ट भी जोड़ दिया है इसके ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाउरी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, अग्री टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विथ मैरिज। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड डाउरी अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इंक्लूड्स dower paid by Muslim husband to his wife, promise of marriage of bride's sister with bridegroom's brother, presents given on the birth of grandson by his maternal grandparents, cash given by the bridegroom to the father of the little daughter for marrying her with him। तो यहाँ पे पूछा है कि डाउरी में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ये भी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो डेफिनेशन ने उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है। डेफिनेशन कहती है दैट डाउरी डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन्स टू हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉमिस ऑफ मैरिज ऑफ ब्राइड सिस्टर विद ब्राइड ग्रूम्स। तो यहाँ पे एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि जो ब्राइड की सिस्टर है उसकी शादी हम ब्राइड ग्रूम के ब्रदर से कर देंगे। तो डाउरी में प्रॉमिस इंक्लूड नहीं है, डाउरी में सिर्फ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी इंक्लूड है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रेजेंट गिवन ऑन द बर्थ ऑफ अ ग्रैंडसन बाय हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे प्रेजेंट दिए जा रहे हैं ग्रैंडसन के बर्थ पे बाय हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर हम डाउरी की डेफिनेशन देखें उसमें दिया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज भी दी जाती है, बट इट शुड बी इन कनेक्शन विद द मैरिज। यहाँ पे मैरिज के कनेक्शन में नहीं दिया गया है गिफ्ट या प्रेजेंट, अपने ग्रैंडसन के बर्थ के लिए दिया गया है, तो इट इज़ टोटली अनरिलेटेड टू दी मैरिज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, कैश गिवन बाय द ब्राइड ग्रूम टू द फादर ऑफ अ डॉटर फॉर मैरिंग हर विद हिम। कैश दिया जा रहा है ब्राइड ग्रूम के द्वारा और एक दलित डॉटर के फादर को कि वो उसकी शादी ब्राइड ग्रूम से करते हैं, तो कैश हमारा प्रॉपर्टी में आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ अ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ, provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this act. These presents are termed as dowry under the Dowry Prohibition Act. तो इसका आंसर हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन 2 में। सेक्शन नंबर 3 जो है वो डाउरी के गिविंग और टेकिंग को पनिश करता है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 की कोई भी बात जो है वो दो चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगी जो हमें सब क्लॉज ए और बी में दे रखे हैं। सबसेक्शन 1 में क्या है, सबसेक्शन 1 में जो है वो डाउरी लेने और देने के लिए पेनल्टी दी गई है। तो इसका सबसेक्शन 2 का सब क्लॉज ए कहता है दैट प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैव मेड इन दिस बिहाफ, प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। सब क्लॉज 2 भी सेम है, बस जो सब क्लॉज ए था वो ब्राइड के लिए था और जो सब क्लॉज बी है वो ब्राइड ग्रूम के लिए है। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। अगर जो भी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज दिए गए हैं ब्राइड को या ब्राइड ग्रूम को, अगर उन्होंने उसकी एक लिस्ट मेंटेन की है, जो भी रूल्स इस एक्ट में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कोई भी लिस्ट प्रिपेयर की है तो उसे डाउरी नहीं माना जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोलता है विच वन इज़ नॉट ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ऑप्शन नंबर ए टेकिंग डाउरी, ऑप्शन नंबर बी गिविंग डाउरी, ऑप्शन नंबर सी डिमांडिंग डाउरी एंड ऑप्शन नंबर डी सेटलिंग ऑफ मेहर। अगर हम सेक्शन नंबर 3 देखें तो वो गिविंग और टेकिंग डाउरी के लेने और देने को पनिश करता है और सेक्शन 4 जो है वो डिमांड करने को पनिश करता है। तो क्लॉज ए एंड क्लॉज डी सेक्शन 3 में पनिशेबल है, क्लॉज सी सेक्शन 4 में पनिशेबल है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेटलिंग ऑफ मेहर विच इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? डाउरी इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज़ ट्रू। इसलिए हमें यहाँ पे पूछा है कि क्या इनमें से सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी डाउरी इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी अग्रीड टू बी गिवन, येस दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन सी डाउरी इंक्लूड्स डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन्स टू हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। तो हमने सेक्शन 2 में डाउरी की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें डावर को या फिर मेहर को एक्सक्लूड किया गया था इन केस ऑफ पर्सन्स टू हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज। एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। Valuable security has the same meaning as in section 30 of IPC. Now section 2 का 31 of DMS। तो अगर हम डाउरी की डेफिनेशन देखें सेक्शन 2 में, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है सेकंड एक्सप्लेनेशन इसका बोलता है द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 30 ऑफ द IPC। नाउ
सेक्शन 2 का 31 ऑफ BRS। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डाउरी अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? वैल्यूएबल आर्टिकल्स गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर party at the time of marriage, yes, that is true. Valuable articles given by one party to other party prior to the marriage, that is also true. Valuable articles given by one party to other party after marriage, that is also true. And option number D, valuable security given by one party to other parties at the time of childbirth, so that is not true. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम देखें किसी भी MCQs को सॉल्व करने के लिए, अगर हमें सेक्शन के असेंशियल एलिमेंट्स पता हैं, उस सेक्शन में क्या बात कही गई है, कितने असेंशियल्स हैं उसके, वो हमें पता है, तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू सॉल्व दी MCQs। क्वेश्चन नंबर 12, फादर ऑफ ब्राइड गिव्स प्रेजेंट। तो ये एक सिचुएशन बेस्ड MCQ आप मान सकते हैं, इसे देखते हैं। फादर ऑफ ब्राइड गिव्स प्रेजेंट ऑफ कस्टमरी नेचर टू ब्राइड which are not exceeding his financial status come under the definition of dowry. The statement is, अब अगर हम इसका आंसर देखें, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी के सेकंड प्रोवाइजो में हमें इसका आंसर मिलेगा, जो भी कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड, such presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive, having regard to the financial status of the person by whom or on whose behalf such presents are given. तो अगर ब्राइड की तरफ से प्रेजेंट्स दिए गए हैं या ब्राइड से रिलेटेड किसी भी पर्सन ने प्रेजेंट्स दिए हैं जो कि कस्टमरी नेचर के हैं और उनकी वैल्यू जो है वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस से एक्सेसिव नहीं है, तो उसको भी डाउरी नहीं माना जाएगा यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। गिविंग एंड टेकिंग डाउरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? एंड दैट इज सेक्शन 3 विच प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोविजन प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी? सेम क्वेश्चन है, दैट इसका आंसर भी वही होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो पनिशमेंट बेस्ड MCQ है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक पनिशमेंट पता होना चाहिए कि सेक्शन में क्या पनिशमेंट दी है। तो अगर हम सेक्शन 3 देखें जो कि बताता है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, द पेनल्टी इज़ इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 15,000 रुपीज़ और द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज़ मोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement is correct? Court may award a sentence of imprisonment for a term less than 5 years to a person who gives or takes dowry. तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। तो इसका आंसर जो है वो सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो से मिलेगा, जो कि कहता है प्रोवाइडेड दैट, सबसेक्शन 1 में तो पनिशमेंट दिया है कि डाउरी लेने और देने के लिए क्या पनिशमेंट होगा, which is term of imprisonment not be less than 5 years and with fine not less than 15,000 rupees or amount of value of dowry whichever is more। इसका जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि कोर्ट जो है वो एडिक्वेट या स्पेशल रीजंस से 5 साल से कम की भी सज़ा जो है वो इम्पोज कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, it may do so for adequate and special reasons to be recorded in the judgment. Next है question number 7, which says, in which of the following cases the Madhya Pradesh High Court held that once it is established that the appellant had been harassing the deceased for a long time on account of demand for dowry, it makes no difference whether the death of the deceased was homicidal, suicidal or accidental। तो ये इसके लिए हमें केस का पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो सेक्शन 4 जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, वो डाउरी डिमांड करने को पनिशेबल करता है। तो इसके ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन ए, गिविंग ऑफ डाउरी इज़ पनिशेबल।
ऑप्शन बी टेकिंग ऑफ डाउरी इज़ पनिशेबल, ऑप्शन सी डिमांड फॉर डाउरी इज़ पनिशेबल, और ऑल ऑफ देम आर पनिशेबल। तो सेक्शन 3 जो है वो गिविंग और टेकिंग को पनिश करता है, और जो सेक्शन 4 है वो डाउरी की डिमांड को पनिश करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द डिमांड फॉर डाउरी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द मैटरनल अंकल ऑफ ब्राइडग्रूम demands dowry from the paternal uncle of bride, this act punishable under which section of Dowry Prohibition Act 1961? तो यहाँ पे ब्राइड ग्रूम के जो मैटरनल अंकल है वो डाउरी डिमांड कर रहे हैं ब्राइड के पैटर्नल अंकल से। यहाँ पे ब्राइड ग्रूम का एक रिलेटिव ब्राइड के दूसरे रिलेटिव से डाउरी डिमांड कर रहा है। तो डिमांड हमारा सेक्शन 4 में पनिशेबल हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। Question number 20. If any person as such directly or indirectly demands dowry from the parents or other relatives or guardians of the bride or the bridegroom, he shall be punishable with. तो इसमें डायरेक्ट पनिशमेंट पूछी है कि डाउरी की डिमांड करने के लिए क्या पनिशमेंट है। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 4 देखना होगा, जिसमें कि पनिशमेंट दी गई है imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, which may extend to 2 years, and with fine which may extend to 10,000 rupees. तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोर्ट में इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 6 months टू पर्सन डिमांडिंग डाउरी। सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट दी गई है डाउरी डिमांड करने के लिए, और इसका प्रोवाइजो कहता है कि जो मिनिमम पनिशमेंट सेक्शन 4 में दी गई है कोर्ट उससे कम भी इम्पोज कर सकता है इफ़ इट हैज़ adequate and special reasons and that to be mentioned in the judgment. So यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए नो, कोर्ट में नॉट इम्पोज, ऑप्शन नंबर बी येस फॉर adequate and special reasons to be recorded in the judgment, option number C yes only when amount of dowry is not excessive, and option number D yes only when there is no cruelty or harassment with demand of dowry. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, an industrialist has given an advertisement that anyone marrying his blind daughter will be given half of his property. Has he committed any offence? अगर हम एक्ट का सेक्शन नंबर 4A देखें तो वो एडवर्टीज़मेंट को बैन करता है। वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी एडवर्टीज़मेंट देता है किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल के थ्रू, या किसी भी मीडिया के थ्रू कि वो कोई भी मनी या अपनी प्रॉपर्टी या अपने बिजनेस का कोई शेयर या कोई भी अगर अदर इंटरेस्ट किसी पर्सन को ऑफ़र करता है इन एक्सचेंज फॉर द मैरिज ऑफ हिज सन और डॉटर और एनी अदर रिलेटिव, तो सेक्शन नंबर 4A जो है वो इस चीज़ को बैन करता है और इसके लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन नंबर 4 बोलता है, प्रोवाइड करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years और विच फाइन विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज़ अ, इसका आंसर हमें सेक्शन नंबर 5 से मिलेगा जो कहता है अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वॉइड अग्रीमेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड by any person other than the woman in connection with whose marriage such dowry was given, the period within which such person is required to transfer the dowry to the woman, whether such dowry was received at the time of the marriage or before or after the marriage is। ये क्वेश्चन सेक्शन 6 से पूछा गया है जो कि कहता है डाउरी टू बी बेनिफिट फॉर द वुमेन और हर हेयर्स। अगर हम सेक्शन 6 को पढ़ें तो यहाँ पे 3 महीने का समय दिया हुआ है। अगर हम सेक्शन 6 को पढ़ें तो ये कहता है कि किसी भी पर्सन ने अगर वुमेन के बिहाफ पे डाउरी को रिसीव किया है, चाहे डाउरी शादी के पहले रिसीव की गई है, शादी के टाइम पे रिसीव की गई है या शादी के बाद में रिसीव की गई है, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वुमेन को वो डाउरी वापस नहीं करता है तो सेक्शन 6 में से पनिश किया जाएगा। तो वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा है वो देखते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ये कहता है अगर डाउरी रिसीव की गई है मैरिज के पहले, अभी डाउरी किसने रिसीव की है,
वुमेन के बिहाफ पे किसी ने रिसीव की है, वुमेन ने रिसीव नहीं की है, वुमेन के बिहाफ पे किसी और ने रिसीव की है। तो क्लॉज ए बोलता है इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज then that person shall transfer it to the women within 3 months after the date of marriage. Clause B कहता है if the dowry was received at the time or after the marriage then it shall be transferred to the women within 3 months after the date of its receipt. And clause 3 कहता है if the dowry was received when the woman was a minor then it shall be returned to her within 3 months after she has attained the age of 18 years. And pending such transfer such person shall hold it in trust for the benefit of the women. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि अगर डाउरी किसी पर्सन ने रिसीव की है वुमेन के अलावा, सो द पीरियड विद इन विच सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डाउरी टू द वुमेन। यहाँ पे हमसे पीरियड पूछा है जो कि सेक्शन 6 में दिया है 3 मंथ्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 3 मंथ्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। Question 26. In view of Section 6 of Dowry Prohibition Act 1961, where a woman dies within 7 years of her marriage, otherwise than due to natural causes, her property shall be transferred to. इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 से, जो कि कहता है जहाँ पे women entitled है किसी प्रॉपर्टी के लिए सबसेक्शन 1 में, अगर वो उसे रिसीव करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो women के हेयर्स जो एंटाइटल्ड होंगे उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, किससे, फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अगर वुमेन की डेथ हो जाती है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड दैन ड्यू टू नॉर्मल या नेचुरल कॉजेज, दैन वो प्रॉपर्टी अगर उसके चिल्ड्रन नहीं हैं तो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर उसके चिल्ड्रन हैं तो उसके चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में रखा जाएगा उन चिल्ड्रंस के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, दैट इफ़ शी हैज़ चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू सच चिल्ड्रन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफ़र बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन। Question number 27. If the bride dies within 7 years of her marriage, otherwise than due to natural course, then her property related to her marriage shall be transferred to. ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग इसको फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है चिल्ड्रन को, बी है इफ़ नो चिल्ड्रन दैन पेरेंट, सी है हस्बैंड को, एंड डी बोथ इफ़ चिल्ड्रन, डी है बोथ चिल्ड्रन एंड इफ़ नो चिल्ड्रन दैन पेरेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कैन बी टेकन। तो ये इसका आंसर हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 7 से, जो कि कहता है दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्लॉज ए नो कोर्ट inferior to that of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class shall try any offence under this act. सो एस वी नो कि CRPC तो अब रिपील हो चुका है, उसकी जगह पे न्यू BNSS आ गया है, और BNSS में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पोस्ट को हटा दिया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड ऑप्शन नंबर डी है बाय एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जैसे कि ये MPDLO के 2016 में पूछा गया था, तब तो CRPC इन्फोर्स था, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें ध्यान रखना है कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को टिक करें। क्वेश्चन नंबर 29. कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस फॉर द ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 अपॉन। इसका आंसर भी हमें सेक्शन 7 से मिलता है। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी अगर हम देखें तो इसमें लिखा है दैट नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन its own knowledge or a police report of the facts which constitute such offence, or a complaint by the person aggrieved by the offence, or a parent or other relative of such person, or by any recognized welfare institution or organization. तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे on a police report, on complaint, C both police report and complaint, and D none of these is correct. तो पुलिस रिपोर्ट पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, कंप्लेंट पे भी लिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ यहाँ पे करेक्ट होगा।
Question number 30. Which of the following statement are correct regarding cognizance of offence under the Dowry Prohibition Act 1961? Option A, no court inferior to that of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class shall try any offence under this act. ये तो हमारा ऑप्शन सही है. सेकेंड है, नो कोर्ट shall take cognizance of an offence under this act except upon its own knowledge or a police report of the facts which constitute such offence. ये भी हमारा ऑप्शन सही है. And option number C, no court shall take cognizance of an offence under this act except upon a complaint by the person aggrieved by the offence or a parent or other relative of such person or by any recognized welfare institution or organization. तो ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 7 से पूछा गया है. तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31. Chapter 36 of the CRPC, which provides for limitation for taking cognizance of certain offence, shall option A apply to any offence punishable under Dowry Prohibition Act, not apply to any offence punishable under Dowry Prohibition Act. Option C apply to any offence punishable under Dowry Prohibition Act if court deems fit. Option number D apply to any offence punishable under Dowry Prohibition Act under exceptional circumstances. तो इसका आंसर हमें सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 से मिलेगा. दैट नथिंग इन चैप्टर 36 ऑफ CRPC 1973 शैल अप्लाई टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, जो CRPC का जो कि अब BNSS हो गया है. तो इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉट अप्लाई टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, बिल्कुल सही होगा. क्वेश्चन नंबर 32. द ऑफेंसेस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आर ऑप्शन ए कंपाउंडेबल, ऑप्शन बी कंपाउंडेबल विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन सी नॉन कंपाउंडेबल एंड ऑप्शन डी बेलेबल. इसका आंसर हमें सेक्शन नंबर 8 से मिलेगा, जो कि कहता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पस एंड टू बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. जो ऑफेंसेस हैं डाउरी प्रोविजन एक्ट में वो नॉन कंपाउंडेबल है. क्वेश्चन नंबर 33. एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये भी हमारा सेक्शन नंबर 8 से ही है, जो कि ऑफेंसेस हैं डाउरी प्रोविजन एक्ट में कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है. तो यहाँ पे ऑप्शंस है नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 34. वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाइज ऑन. क्वेश्चन नंबर 34. इसका आंसर हमें मिलेगा सेक्शन 8A से, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है. तो ये कहता है वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर taking or abating the taking of any dowry under section 3 or demanding of dowry under section 4, the burden of proof that he had not committed an offence under those sections shall be on him. तो यहाँ पे जो burden of proof है वो accused पर है. यहाँ पे accused वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे वर्ड हुआ है the person who is prosecuted. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. Question number 35. If a person has been prosecuted for taking or abating the dowry of any dowry or demanding of dowry, the burden of proof lies on. ये भी सेक्शन 8A से ही है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अक्यूज्ड सही है. क्वेश्चन 36. Which section of the Dowry Prohibition Act 1961 provides for the appointment of dowry prohibition officer? तो ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और सेक्शन 8B जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की बात करता है, जो कि कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एज इट थिंग्स फिट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकेगी. यहाँ पे ऑप्शन सी 8B सेक्शन 8B बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन 38. हु शैल अपॉइंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर. तो जैसा कि हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है सेक्शन 8B में, तो ऑप्शन नंबर सी स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सही है. Question 39. Which of the following is included in powers and functions of dowry prohibition officer? जो powers and functions हैं dowry prohibition officer के वो सबसेक्शन 2 में दिए हैं सेक्शन 8B के. ये कहता है every dowry prohibition officer shall exercise and perform the following functions. Clause A, to see that the provisions of this act are complied with. Clause B, to prevent as far as possible the taking or abating the taking or demanding of dowry. Clause C, to collect such evidence as may be necessary for the prosecution of persons committing offences under this act. And option Clause D, to perform such additional functions as may be assigned by the state government or as may be specified in the rules under this act.
तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू सी दैट द प्रोविजंस ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आर कंप्लाइड विद, ये तो सही है। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द टेकिंग और अवेटिंग द टेकिंग ऑफ और द डिमांडिंग ऑफ डाउरी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन्स कमिटिंग ऑफेंसेज अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 40, अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 हु इज एम्पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 9 अगर हम एक्ट का देखेंगे उसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे, और अगर सेक्शन 10 देखेंगे तो सेक्शन 10 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो अभी जैसा हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल बनाने की पावर जो है वो सेक्शन 9 में दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8, सेक्शन 9 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 42, रूल मेकिंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो जैसा भी हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट की रूल बनाने की पावर जो है सेक्शन 10 में दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 10 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, तो यहाँ से हमारे कुछ MCQs जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985 से हैं। तो अगर हम इन रूल्स को देखें तो यहाँ पे टोटल 2 ही रूल हैं, तो इनके MCQs एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 43 कहता है द डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985 केम इनटू फोर्स ऑन। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1985 करेक्ट है। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेजेंट्स गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज इज करेक्ट। ऑप्शन ए, अ लिस्ट ऑफ द presents given to the bride and the presents given to the groom shall be maintained by the bridegroom. Option B, a list of the presents given to the bride and the presents given to the bridegroom shall be maintained by the bride. Option C, a list of the presents given to the bride shall be maintained by the bride and a list of the presents given to the bridegroom shall be maintained by the bridegroom. Option D, a list of the presents given to the bride shall be maintained by the bride and it shall not be necessary to maintain a list of the presents given to the bridegroom. तो यहाँ पे अगर हम इन रूल्स का रूल 2 देखें और उसका भी सब रूल 1 देखें तो कहता है कि द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड शैल बी मेंटेन्ड बाय द ब्राइड एंड सबसेक्शन 2 कहता है द लिस्ट ऑफ द प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज टू द ब्राइडग्रूम शैल बी मेंटेन्ड बाय द ब्राइडग्रूम। मतलब जो प्रेजेंट्स ब्राइड को दिए जाएंगे शादी के समय उनकी लिस्ट ब्राइड को बनानी है, ब्राइड को मेंटेन करनी है, और जो भी प्रेजेंट्स ब्राइड ग्रूम को दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ मैरिज उनकी लिस्ट ब्राइड ग्रूम को मेंटेन करनी है। तो दोनों को अपनी अपनी लिस्ट मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर रूल 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन रूल्स 1985 द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज शैल बी प्रिपेयर्ड। हमने देखा एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रिपेयर करनी है, और अगर नहीं हो पाता है तो सब रूल इसका 3 कहता है दैट एवरी लिस्ट ऑफ प्रेजेंट रेफर टू इन सब रूल 1 और सब रूल 2 शैल बी प्रिपेयर। या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रिपेयर करो या एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द मैरिज, या मैरिज के बाद में जब भी पॉसिबल हो तब उसको प्रिपेयर करो। सेकंड कहता है शैल बी इन राइटिंग, तो लिस्ट राइटिंग में होगी। सी कहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि प्रेजेंट्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्या था प्रेजेंट। दूसरा, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उस लिस्ट में आपको मेंशन करनी है। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ गिवन द प्रेजेंट, उस व्यक्ति का नाम आपको मेंशन करना है जिसने वो प्रेजेंट दिया है। एंड 4, वेयर द पर्सन गिवन द प्रेजेंट इज रिलेटेड टू द ब्राइड और ब्राइडग्रूम, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच रिलेशनशिप। जिस भी व्यक्ति ने वो प्रेजेंट दिया है उसका क्या रिलेशन है ब्राइड के साथ में या क्या रिलेशन है ब्राइडग्रूम के साथ में, वो भी आपको मेंशन करना है। एंड डी कहता है कि शैल बी साइन बाय बोथ द ब्राइड और द ब्राइडग्रूम, तो दोनों लोगों को उस लिस्ट को साइन करना है, भी वो लिस्ट वैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज, या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रिपेयर करनी है या फिर इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रोविजन ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज इज मैंडेटरी फॉर द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, डिस्क्रिशनरी फॉर ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, मैंडेटरी फॉर द फादर ऑफ ब्राइडग्रूम एंड नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो लिस्ट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है और डिस्क्रिशनरी नहीं है।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 47, अंडर रूल 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, Dowry Prohibition Rules 1985, which of the following is required in relation to the list of present? Option A, it shall be in writing. Yes, it should be in writing. Option B, a brief description of each present and its approximate value. Yes. Name of the person giving the present and if such person is a relative, the relationship with the bride or the bridegroom. Yes. All of the above. So ये सारी conditions इस list में होनी चाहिए, इसके ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, with regard to the signature of the person giving the present on the list of presents prepared under Dowry Prohibition Rules 1985. Option A, they are mandatory, otherwise the said list shall not be legally valid. Option B, there is no provision in this regard and such person cannot sign the list. Option C, they may be obtained if the bride or bridegroom so desires. Option D, they may be obtained if the dowry prohibition officer so desires. तो अगर रूल सेकंड का सब रूल 4 देखें तो कहता है दैट द ब्राइड और द ब्राइडग्रूम में इफ शी और ही सो डिज़ायर्स ऑब्टेन ऑन आइदर और बोथ ऑफ द लिस्ट सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ एनी रिलेटिव्स ऑफ द ब्राइड और ब्राइडग्रूम और ऑफ एनी अदर पर्सन और पर्सन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की रिलेटिव्स का लिस्ट पर साइन लेना मैंडेटरी नहीं है, पर अगर ब्राइड या ब्राइडग्रूम दोनों में से कोई भी ऐसा चाहता है तो वो लिस्ट पे साइन ले सकता है, या तो एक लिस्ट पे भी साइन ले सकता है जो या ब्राइड ने या ब्राइडग्रूम ने प्रिपेयर किया है, या दोनों लिस्ट पे भी साइन लिए जा सकते हैं, बट साइन लेना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दैट दे मे बी ऑब्टेन इफ द ब्राइड और द ब्राइडग्रूम सो डिज़ायर्स करेक्ट होगा। ये थे आज के हमारे 48 MCQs जो कि हमने सॉल्व किए और साथ में हमने बैरेक को भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया। सो आगे और भी ऐसे MCQs सॉल्व करने के लिए, साथ में बैरेक का रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और मिलते हैं अगले MCQs वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।